नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 3। इस पुस्तक से हम तृतीय अध्याय के हिंदी अनुवाद को अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है और तृतीय अध्याय का हिंदी अनुवाद समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं इस अध्याय का अभ्यास कार्य अर्थात अभ्यास प्रश्न। सर्वप्रथम आपके है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनका एक पद में उत्तर दीजिए, लिखिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मैंने कहा, डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी इसकी चर्चा मैंने चर्चा भवति मैंने होती है। कहां डिजिटल इंडिया की चर्चा इसकी होती है, कहां होती है? संपूर्ण विश्व। आपके अध्याय की पहली ही पंक्ति में इसका उत्तर था कि संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में आज डिजिटल इंडिया इस शब्द की जो है चर्चा हो रही है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ मानवस्य मानव की आवश्यकता परिवर्तते, आवश्यकता बदलती है, यानी ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा क्या है जिसके साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। तो काल परिवर्तनेन, यानी काल के परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है, इसलिए इसका उत्तर होगा काल परिवर्तनेन। फिर है आपने वस्तुनाम क्रय समये केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने अर्थात बाजार में, वस्तुनाम क्रय समय वस्तुओं के खरीदने के समय, केशाम किन की, अनिवार्यता न भविष्यति अनिवार्यता नहीं होगी। अब ये होगी में दे रहे हैं, हालांकि आज नहीं है। अध्याय के समय में भी हमने ये बात की थी कि ये पूरा जो अध्याय है भविष्य काल में लिखा गया है। तो उस आधार पे जब ये पाठ लिखा गया था तब ये अनुमान लगाया गया था कि आपने अर्थात बाजार में वस्तुओं के क्रय के समय किसकी आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी? रुपया का नाम अर्थात रुपयों की। और आज हम वास्तविक स्वरूप में देख रहे हैं कि बाजार में कोई सामान खरीदने जाएं तो हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं ही होती, यदि हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डिजिटल किसी प्रकार का माध्यम कैश के ट्रांजैक्शन के लिए है। तो आगे है कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन उद्योगे, किस उद्योग में वृक्षा उपयुज्यन्ते अर्थात वृक्षों का उपयोग होता है। ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें वृक्षों का प्रयोग हो रहा है, वृक्षों का उपयोग हो रहा है? तो कर्गदो उद्योगे अर्थात कागज के उद्योग में, क्योंकि कागज बनाने के लिए हम सबको पता है वृक्षों की आवश्यकता होती है। फिर है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य केन साधितानि किसके माध्यम से साधे जा रहे हैं या किसके माध्यम से होते हैं? तो संगणक यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से। तो सभी कार्य आज के समय में किसके माध्यम से हो रहे हैं? संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से। फिर है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले अर्थात प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? कैसे ग्रहण की जाती थी? तो कथम के स्थान पर हम उत्तर लिखेंगे मुखेन, कि मुख से, क्योंकि मौखिक रूप से होती थी सारी विद्या पहले के समय में। तो पूरे वाक्य में जो उत्तर बनेगा वो बनेगा प्राचीन काले विद्या मुखेन गृह्यते स्म। उसके पश्चात है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई कैसे कम हो सकती है, कि वृक्ष जो कट रहे हैं कागज के उद्योग के लिए, तो वृक्षों की कटाई कैसे कम की जा सकती है, कैसे कम हो सकती है? तो संगणकस्य प्रयोगेन, यानी कंप्यूटर के प्रयोग से, कंप्यूटर का अधिकाधिक यदि प्रयोग करेंगे हम तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वृक्षों की कटाई कम होगी। क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो कागज का उपयोग बहुत कम होगा, और जब कागज का उपयोग कम होगा तो निश्चित रूप से वृक्षों की कटाई में भी कमी आ जाएगी। तो हम इसका उत्तर कैसे बनाएंगे? वृक्षाणाम कर्तनम, इस कथम के स्थान पर हम लगा देंगे संगणकस्य प्रयोगेन। वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य प्रयोगेन न्यूनताम यास्यति। इसके पश्चात है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज महसूस नहीं होती, अनुभव नहीं होती? तो रुपये का नाम, क्योंकि वहां भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो कस्य के स्थान पर हम लगा देंगे रुपये का नाम और उत्तर बनेगा चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। तत्पश्चात है वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं, यानी ऐसी कौन सी दिशा है जिस ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं? तो वो है
डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया की ओर, डिजिटल भारत की ओर हम कदम बढ़ा चुके हैं या बढ़ रहे हैं। तो पूरे वाक्य में उत्तर बनेगा कस्याम के स्थान पर हम लिख देंगे डिजी भारतम और उत्तर बन जाएगा वयम डिजी भारतम दिशि अग्रेसराम। फिर है तत् वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के अर्थात जेब में, केशाम किसकी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो रुपये का नाम, रुपये का नाम यहाँ के शाम के स्थान पर लिख करके पूरे वाक्य में उत्तर कर देंगे वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, कि आने वाले समय में बिल्कुल भी आवश्यकता। और वही बात घूम फिर के, ये चैप्टर जब लिखा गया था शायद तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भविष्य में जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, और आज अधिकतर ऐसा समय आ चुका है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुपए जेब में नहीं रखते हैं, वे सारा का सारा अपने मोबाइल से ही पे करते हैं। उसके पश्चात है रेखांकित पदान्या अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं उनका आधार बना करके प्रश्न निर्माण हमें करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों यानी भोज के पत्तों के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, तो यहाँ लेखन को अंडरलाइन किया है। तो हमारा प्रश्न पहले अगर हिंदी में सोचें तो क्या बनेगा, भोजपत्रोपरि यानी भोज के पत्तों पर क्या आरंभ हुआ। तो यहाँ क्या के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, क्या के लिए किम, और क्या बना देंगे हम भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, और फिर हम लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। अर्थात लेखन के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं रह जाएगी, यानी ऐसा समय आएगा जब ये चैप्टर लिखा गया उस लेखक के माध्यम से कि लेखन के लिए कागज की आवश्यकता भी कभी महसूस नहीं होगी आने वाले समय में। किसकी महसूस नहीं होगी, कागज की, तो किसकी के लिए क्या लिख देंगे, कस्य, और यहाँ कर्गदस्य के स्थान पर हम कस्य लिखते हुए पूरा प्रश्न निर्माण करेंगे। लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके पश्चात है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित होता है, कहाँ सुनिश्चित होता है, क्योंकि यहाँ अंडरलाइन किसको किया, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहों में। अर्थात विश्राम गृह क्या थे, विश्राम गृह रेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला इत्यादि जो ऐसे स्थान जहां पर जाकर यात्रीगण विश्राम करते हैं उन्हें विश्राम गृह कहा जाता है। तो ये अगर इसको अंडरलाइन किया तो हम प्रश्न हिंदी में क्या बनाएंगे कि कहाँ कक्ष सुनिश्चित होता है, तो कहाँ के लिए क्या लगा देंगे, कुत्र, और प्रश्न बनाएंगे कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषी यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र, यहाँ पत्र से संबंध किससे है, टिकट से, जो हमने अपने अध्याय में पढ़ा था। सभी जो टिकट्स हैं दूरभाष यंत्र यानी अपने दूरभाष यंत्र जो मोबाइल में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होती हैं। अगर हम चल दूरभाष यंत्र तो किस में सुरक्षित होती हैं, यदि हिंदी में प्रश्न बनाएं तो सभी जो टिकट्स हैं, सभी जो पत्र हैं वो किस में सुरक्षित होते हैं, तो किसमें के लिए क्या लगा देंगे, कस्मिन, और इस स्थान पर लगाते हुए प्रश्न बनाएंगे सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। अब उपचार को इन्होंने अंडरलाइन किया है तो हम क्या बनाएंगे प्रश्न, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, तो किस लिए को संस्कृत में क्या लिखेंगे, किमर्थम, और प्रश्न बनाएंगे वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे वैसे इन्होंने लगा दिया जो कि आना नहीं चाहिए था पहले। खैर हम आगे चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण वे शब्द जो विशेषता बताएं, और विशेष्य वे शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वे विशेष्य कहलाते हैं। कैसे, देखिए एक बार, संपूर्ण विश्व। अब संपूर्ण पूरे विश्व में, अब विश्व तो क्या हुआ, विशेष्य, क्योंकि विश्व की विशेषता बताई जा रही है। कैसा विश्व, संपूर्ण विश्व, तो संपूर्ण शब्द क्या हुआ, विशेषण। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, मौखिकम ज्ञानम, ये इसी के सामने इसका उत्तर दे रखा है इन्होंने। तो मौखिक क्या है, ज्ञान, यानी ज्ञान आपकी लैंग्वेज में। फिर है मनोगतः भाव, मन के भाव, तो भाव तो हो गया विशेषण और मनोगता उसका विशेषण, की मन के भाव। महान उपकार, महान है उपकार या महान लाभ, इस प्रकार से आप इसका मिलान करेंगे। तत्पश्चात है आपके
टंकिता सामग्री, टंकिता अर्थात टाइप की हुई सामग्री, और मुद्रा विहीन विनिमय, मुद्रा विहीन अर्थात कैशलेस, विनिमय अर्थात ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन। फिर है अधोलिखित पदों संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों में संधि करके लिखना है। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो अलग अलग शब्द दिए हैं, हमें उनको मिलाना है, उनका मेल करना है और संधि युक्त शब्द लिखना है। पहला है पदस्य प्लस अस्य, धन बोलते हैं वैसे इसको, अगर संस्कृत या हिंदी की बात करें तो हम बोलते हैं पदस्य धन अस्य, पर वो एक आसान भाषा में या बहुत जल्दी हम एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकें, बहुत जल्दी इसको बोल सकें, उच्चारण कर सकें, तो हम सीधा यूं बोल देते हैं पदस्य प्लस अस्य, तो प्लस बोल देते हैं इसको। अगर भाषा की बात करें तो इसको धन बोला जाता है, ठीक है। खैर हम इसको प्लस करके उच्चारित करेंगे थोड़ी सहूलियत के लिए। पदस्य प्लस अस्य, तो यहाँ पे अंत में है अ, यहाँ प्रारंभ में है अ। जब अ और अ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अ और अ आपस में मिलकर के आ का निर्माण करते हैं। यहां से भी अ चला जाएगा, ये अ भी चला जाएगा, तो ये आ यकार में मिल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पदयास्य, पदयास्य। और ये संधि कौन सी है? ये है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ हुआ है ना, दोनों छोटों को मिलाकर के बड़ा अर्थात दीर्घ का निर्माण किया है। तालपत्र प्लस ऊपरी, तालपत्र के अंत में क्या है? अ, और यहाँ क्या है? उ। अ और उ मिलकर के क्या बने? ओ। अ और उ मिलकर के क्या बने? ओ। और ये संधि कौन सी है? गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। और उत्तर क्या बन जाएगा इन दोनों को मिलाकर? तालपत्रोपरि, क्योंकि त्र यहां से अ निकल गया और इसकी जगह जुड़ क्या गया? ओ जुड़ गया, और ये उ भी हट गया, ये दोनों तो हट ही गए, तो ये बन जाएगा तालपत्रोपरि। और संधि कौन सी है? गुण। च प्लस अतिष्ठत, अब च के अंत में भी क्या है? अ, यहाँ अ, फिर से वही बात जो यहां हमने की थी, अ और अ मिलकर के क्या बनेंगे? आ, तो दीर्घ संधि, और ये क्या बन जाएगा? चातिष्ठत। कौन सी संधि? दीर्घ संधि और चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, अब फिर अ और उ, अ और उ इससे ऊपर किया, ओ बनाया, संधि कौन सी? गुण संधि, और ये क्या बन गया? करगदो उद्योगे। तत्पश्चात है क्रय प्लस अर्थम, यहां पे फिर अ और ये अ दीर्घ संधि क्रयार्थम। इति प्लस अन्यो, अब देखिए इति में से ई निकाल देंगे अगर अलग, ये बना अ। अब ई और अ, ई के पश्चात अ आ जाने पर ई को आदेश होता है, क्या होता है? यकार। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं एक बार के लिए। ई प्लस अ, अगर स्थिति ऐसी है तो ई के स्थान पर आएगा यकार। यकार का मतलब, यकार का मतलब कि व्यंजन आधा है, और जो व्यंजन आधा होता है उसको यकार बोलते हैं। कोई भी व्यंजन आधा हो, जैसे क आधा है तो ककार, पकार, चकार, ये बोले जाने का मतलब, जैसे अगर मैं चकार बोल रही हूं तो चकार का मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये जो अगर चकार है ये तो है गलत, चकार होगा च में हलंत लगा देंगे, ये बोला जाएगा चकार। तो इसको प्रोनाउंसिएट करने का एक माध्यम है चकार, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ यकार, क्योंकि इसके नीचे क्या है? हलंत लगी हुई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ई के स्थान पर यकार आया है, अ अपनी जगह बना रहेगा। अभी तो ऊपर हम क्या कर रहे थे? अ और उ दोनों ही हटा दिए, अ और अ दोनों ही हटा दिए, और दोनों के स्थान पे एक लेकर के आए। लेकिन अब ई के स्थान पर यकार आएगा और ये अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक। तो बना रहेगा तो फिर उत्तर कैसे बनेगा? आप देखो, आप इति है, ये ई, त यहां तकार कर दूं क्योंकि ई हमने इसका फिर अलग निकाल लिया, और फिर उसके बाद है अ, और एक बार नयो पीछे हम ऐसी लिख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब ये दोनों में से ई के स्थान पर आ गया यकार। अब आप इसको मिलाएंगे, जब ई का ई लिख दिया, तकार, अब इसके पीछे स्वर नहीं है कोई, क्योंकि इसके पीछे तो यकार आ गया, ई तो हट ही गया, ई के स्थान पर तो यकार आ गया, तो तकार क्या हो जाएगा? आधा लिखा जाएगा, और ई के स्थान पर क्या आ गया? यकार। अब देखो यकार के बाद क्या आ रहा है? अ, यकार के बाद क्या आ रहा है? अ, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे? य, और फिर आ जाएगा आपका नयो, तो ये क्या बन जाएगा? इत्तेनयो। अच्छा, अब ये संधि कौन सी है? ये संधि है यण संधि। ये कौन सी संधि है? यण संधि, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा। उसके पश्चात है उपचार प्लस अर्थम, उपचार में फिर अ, ये भी अ, फिर क्या बन गया? दीर्घ संधि से उपचारार्थम, ठीक है। तत्पश्चात आपके हैं
उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों से लघु वाक्य का निर्माण करिए। लघु वाक्य अर्थात एक छोटे वाक्य का निर्माण करना है पदों से यानी शब्दों से। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है जिज्ञासा, जिज्ञासा एक पद दिया है और इसका उत्तर मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, कि मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। अब बच्चों ये काम करेंगे आप इन पदों से, इन शब्दों से अपने पाठ के अंदर वाक्य ढूंढेंगे और वो वाक्य ढूंढकर यहाँ आप लिख लेंगे। तो इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, सो ये आप एज ए होमवर्क स्वयं कर लेंगे। हम चलते हैं आगे आपके प्रश्न है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रयुज्य प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यानी ये जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जैसे एग्जाम्पल दिया भिक्षुकाय धनम ददातु। अब भिक्षुक शब्द था, भिक्षुक पद था, उसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाया तो क्या बन गया भिक्षुकाय। तो यहाँ क्या बना इसका भिक्षुकाय धनम ददातु, भिखारी के लिए धन देते हैं। अब यहाँ जो चतुर्थी विभक्ति की जब बात होती है तो चतुर्थी विभक्ति ये कहती है के लिए। अब ये कैसे बनता है बच्चों, आपने कारक पढ़े होंगे हिंदी में भी और 6th 7th में संस्कृत में भी पढ़ के आए होंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा जो कारक होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। चतुर्थी क्या होता है संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे जब चतुर्थी विभक्ति लग जाती है उसका अर्थ क्या बन जाता है के लिए। जैसे भिक्षुक, भिक्षुकाय, तो इसका अर्थ क्या बनेगा भिक्षुक के लिए, भिखारी के लिए, भिखारी के लिए धन देते हैं। उसके पश्चात पुस्तकम देही। अब छात्र है तो छात्र में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, क्या बनेगा छात्राय, छात्राय पुस्तकम देही, छात्रों के लिए पुस्तक दो या दें, छात्रों के लिए पुस्तक दें। अहम वस्त्राणि ददामि, मैं वस्त्र देता हूं या देती हूं। अब ब्रैकेट में है निर्धन, निर्धन की चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे निर्धनाय, मैं गरीब के लिए या निर्धन के लिए वस्त्र देता हूं या देती हूं। लताए पठनम रोचते, पढ़ना रुचिकर है, लता की चतुर्थी विभक्ति लताए, तो क्या हो गया लता के लिए पढ़ना रुचिकर है, क्योंकि लता को शायद पढ़ना अच्छा लगता होगा, रुचिकर लगता होगा, तो आया लता के लिए पढ़ना रुचिकर है। तत्पश्चात आपके है रमेशः अलम, सुरेश कोष्ठक में है तो सुरेश की चतुर्थी विभक्ति सुरेशाय, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, यानी सुरेश को शायद किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती होगी, तो ये कह दिया कि रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, यानी रमेश सुरेश को तो रमेश ही संभाल लेगा। फिर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है नमः अध्यापक, अध्यापक की चतुर्थी विभक्ति अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः, अर्थात अध्यापक को नमस्कार है। अब देखिए यहाँ आप के लिए लिखेंगे तो भी वैसे गलत नहीं है कि अध्यापक के लिए नमस्कार किया जा रहा है, लेकिन अगर आप को लगा देंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कारक विभक्ति के एक नियम आता है कि नमः के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ नमः शब्द है और नमः के योग में जिसको भी नमस्कार किया जाएगा उसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति ही लगेगी, ये कारक का नियम है। तो आप अगर यहाँ ये भी बोल देंगे कि अध्यापक को नमस्कार है तो भी ये गलत नहीं है। चलिए इसके आगे बच्चों आपके दिया है योग्यता विस्तार, और इसमें इंटरनेट के प्रयोग को लेकर के और आज के समय को लेकर के कुछ मैसेज दिए हुए हैं, कुछ आपके लिए ज्ञान की बातें लिखी है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्न इस जो है अध्याय के पूर्ण होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। यदि इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं अगले सप्ताह नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।